What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. First of all, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. त्यौहार को अच्छे से एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहिए, जितना हो सकता है खुश रहिए. और देखिए हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत लेकर चल रहा हूँ मैं बुक. इसमें हम लोग 6 चैप्टर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और 7वां चैप्टर जो कि फंडामेंटल राइट है, इसके हम बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं. थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, उसको जल्दी ही कवर कर लूंगा मैं. तो मैंने बोला था कि संडे में टेस्ट लूंगा, पर टेस्ट नहीं ले पाया. पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे. टेस्ट नहीं ले पाया, कोई बात नहीं. तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा. तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं. ये किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे रहेंगे. यूपीएससी के लिए भी आप लोग बोल सकते हैं, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए. हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कंप्लीट फोकस मेरा रहेगा फंडामेंटल राइट पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैंने एक दूसरे टॉपिक का भी कवर किया है, जिससे कि कुछ आपको आगे आने वाले चैप्टर जैसे मैं डिस्कस करूंगा उनका बेस मिल जाएगा, और दूसरा जो पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं उनका थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा. तो मैंने क्वेश्चन उस तरीके से कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है. तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना. इसके बाद में आगे आगे एक 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते चलेंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हुआ चलूंगा यहाँ पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. हम इस क्वेश्चन में से वैसे बोलने के लिए तो एक क्वेश्चन है, पर इसमें से कई सारे क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन एक्सपेंड एंड इंक्रीज, मतलब एक्सपेंड कर सकता है और इंक्रीज कर सकता है क्या स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो जो फंडामेंटल राइट हमको अवेलेबल है, तो कौन इनको बढ़ा सकता है, इनको एक्सपेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को. तो यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन दे रखे हैं. देखिए क्वेश्चन को सुनने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक के वहीं पर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. उसके बाद में आप लोगों को आगे देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूं कि आप लोगों ने सारी वीडियो देखी है अब तक की, जो वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं मैं, और उन वीडियो से आप लोग सारे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर पाएंगे आराम से अगर आपने वीडियो देखी है. तो देखिए कोशिश ही कीजिएगा, भले ही आंसर गलत आ जाए कोई बात नहीं, पर रुक के थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि फंडामेंटल राइट को इंक्रीज कर सकता है और एक्सपेंड कर सकता है. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, पहले नंबर पर दे रखा है प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट, तीसरे नंबर पर हाई कोर्ट, चौथे नंबर पर पार्लियामेंट और तीसरे नंबर पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन कोई कैसा भी हो आप लोगों को उसको एलिमिनेशन मेथड से कवर करने की कोशिश करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ जाइए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ पर अगर देखा जाए तो. क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, फंडामेंटल राइट की. और फंडामेंटल किसका पार्ट, फंडामेंटल राइट कहां पर आते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. जिस तरीके से मैंने आप लोगों को वीडियो भी बताई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका तो मतलब ही खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है इसमें. तो 5वां तो गया, तो इसका मतलब आंसर सी तो हो ही नहीं सकता है. ओके. अब स्टार्टिंग से देखते हैं, प्रेसिडेंट की बात करते हैं. प्रेसिडेंट आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं. ठीक है. पर लेकिन प्रेसिडेंट एक यहां पर रबर स्टैंप की तरीके से देखा जाता है मैक्सिमम कार्य में. प्रेसिडेंट खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है हमारे यहाँ पर. जो भी डिसीजन लेता है वो गवर्नमेंट जो रहती है, गवर्नमेंट के सजेशन पर ही प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले सकता है. तो क्या प्रेसिडेंट बोल सकता है कि अपने आप से ही कि फंडामेंटल राइट को भैया एक्सपेंड कर दो या घटा दो. प्रेसिडेंट के हाथ में पावर ही नहीं है. तो जब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर ही नहीं है तो वो किस तरीके से इसको चेंज करवा सकता है, घटाया बढ़ा सकता है. तो प्रेसिडेंट का ऑप्शन भी खत्म हो गया. अब सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो होल अथॉरिटी अगर देखा जाए तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम पावर तो इन्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट में. ओके. जो यहां पर कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन रहता है मैक्सिमम हाई कोर्ट में. देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी पावर है और पार्लियामेंट को भी पावर दे रखी है. आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया था केशवानंद भारती के केस से 1973. तब 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था. हम लोगों ने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उस केस के तहत क्या निकल के आया था, जो बेंच गठित हुई थी, कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि देखिए पार्लियामेंट के पास में पावर है, अमेंड कर सकती है किसी भी चीज को, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है. तो इसका मतलब 2 और 3 तो हो ही गया. ठीक है. तो 2 और 3 इसमें है. वैसे तो देखने के लिए तो आंसर तो आ गया कि बी हो गया, पर फोर्थ की जब इसकी थर्ड की बात आती है हाई कोर्ट की, तो मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है. तो इसमें कंफ्यूज आप लोगों को होने की जरूरत नहीं है. देखिए यहां पर जो पावर होती है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारे ऐसे डिसीजन रहते हैं कि हाई कोर्ट खुद से ही खारिज कर देता है. ठीक है. तो हाई कोर्ट के हाथ में वो पावर दे रखी है. अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो LGBT कम्युनिटी का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं. LGBT क्या फुल फॉर्म है इसकी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल भी आप इनको बोल सकते हैं. ठीक है. तो जब ये कम्युनिटी अपना राइट मांग रही थी तो उस टाइम पर दिल्ली हाई कोर्ट आ रहा है यहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट पिक्चर में आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने पिक्चर में आके इसको बंद कर दिया. ठीक है. तो एक तरीके से इसको बोला कि ये सही नहीं है.
और जो इसको अप्रूव करने की बात चल रही थी सेक्शन 377, उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है ही नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर में हाई कोर्ट भी काम करता है, तो इसका मतलब हाई कोर्ट के पास में भी पावर है। तो क्या हो गया 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, कोशिश कीजिए मैक्सिमम कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड ही यूज करें। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट्स से रिलेटेड। देखिए ये रिट्स जो होती हैं आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने का काम करती हैं, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक लेक्चर लिया है, तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं अच्छे से। एक एक रिट्स जो कि 5 हैं, पांचों रिट्स को मैंने एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट को अलग अलग से समझाया है। तो उससे रिलेटेड आपको अगर वो देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूट पाएगा। वहां पे क्वेश्चन ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, कि अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रिट्स टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट कैन बी इशूड बाई। तो किसके द्वारा इशू किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा इशू किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन यहां पर एक और बन सकता है कि इसको कौन इंक्रीज कर सकता है, कि ये जो पावर है रिट्स इशू करने की, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई और भी इसको इशू कर सके रिट्स, ये किसके पास में पावर है? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कराया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पर आप लोगों का। एक तो यही क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके हाथ में आज की डेट में पावर है इशू करने की। तो आज की डेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो 2 को पावर दे रखी है। किसको? एक तो सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मैंने आप लोगों को बता दिया 32 में आता है, ठीक है। दूसरा है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस आर्टिकल में है। ओके, ये आप लोगों को क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन में से ही। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो है पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकती है कि वो भी रिट्स इशू कर सके। ओके, रिट्स इशू क्यों की जाती है? अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है कहीं पर भी, तो वहां पर रिट्स इशू की जा सकती है आपके फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो आप लोगों को और ऑप्शन प्रोवाइड करा सकती है कि आप लोग इस कोर्ट में भी जा सकते हैं, पर लेकिन वो पार्लियामेंट के पास में पावर होती है, और आज तक पार्लियामेंट ने किसी को भी वो पावर नहीं दी है। चाहे तो इनको दे सकती है, पर लेकिन किसी को भी आज तक पावर नहीं दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। तो आंसर यहां पे हो गया डी, ठीक है। तो पावर किसके हाथ में होती है? सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर नहीं है कि नीचे वाले कोर्ट को पावर दे दी कि आप रिट्स इशू कर दीजिए। वो पावर ओनली किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। ओके, कंप्लीट मैंने आज लेक्चर लिया था, उसमें सारी रिट्स अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो आप लोगों को पांचों की पांचों रिट्स के नाम लिखने हैं, और उनके सामने ये भी लिखना है कि जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि हाई कोर्ट की पावर किस आर्टिकल के तहत आती है रिट्स जारी करने की। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए अच्छे से अगर एक्सप्लेनेशन सुन के चलेंगे ना आप लोग, तो एक क्वेश्चन में से कई कई क्वेश्चन आप लोगों के निकल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में आप लोग अच्छे से खुद से भी क्वेश्चन समझने लगेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो ये पावर आप लोगों में डेवलप हो जाएगी जब आप लेक्चर अच्छे से सुनेंगे और चीजों की प्रैक्टिस करके साथ में चलेंगे। तो ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने टॉपिक कवर नहीं किया है, पर लेकिन अगर आप लोगों ने लेक्चर ढंग से सुना होगा ना, देखिए बिना टॉपिक कवर किए ही इतनी सारी चीजें मैं साइड बाय साइड बता के चलता हूं आप लोगों को। मैं कभी भी पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाता हूं, ये आप लोगों को पता होगा। जब भी मेरे लेक्चर सुनते होंगे मैं दुनियादारी साथ में लेके चलता हूं। उस दुनियादारी में मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उस दुनियादारी को बताने का मेरा सीधा सीधा मकसद ये होता है ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा सकें आगे। अगर कोई मैं पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं तो सीधा सीधा ये पर्पज होता है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं अच्छे से कई बार बता चुका हूं। लोकसभा एक्साइज मोर पावर इन द मैटर ऑफ मनी बिल। मनी मैटर में लोकसभा को ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्यसभा। पहला ऑप्शन ये है, मैंने पहले ही बोला हूं आप लोगों को, वीडियो को रोक के आप लोग आंसर देना, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। सेकंड क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन अपॉइंटेड ओनली बाय लोकसभा, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा ये पोर्शन आराम से कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कई सारे मेंबर ऐसे हैं जो कि लोकसभा के नहीं है, उसमें राज्यसभा के भी मेंबर हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के भी मेंबर है। आप लोग अरुण जेटली जी को ही ले लीजिए, तो राज्यसभा से आते हैं। तो आप लोग पुरानी गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, राज्यसभा से आते थे, तो राज्यसभा से भी आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया यहां पर। तो कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट में क्या बोला गया है? आप लोगों को सीधा सीधा पता है कि मनी बिल जो होता है वो मैक्सिमम पावर किसके पास में होती है? वो लोकसभा के पास में होती है। राज्यसभा ओनली उसको 14 दिनों के लिए डिले कर सकती है, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकती है। 14 दिन के लिए रोक सकती है उसके अपने पास में, उसके बाद में उसको पास करना ही करना पड़ेगा। तो किसके हाथ में ज्यादा पावर हो गई? यहां पे लोकसभा के हाथ में ज्यादा पावर हो गई यहां पे। और यहां पर अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, तो अपॉइंटमेंट यहां पर लोकसभा के द्वारा नहीं की जाती है वो अपॉइंटमेंट, ठीक है। एक तो सीधी सीधी बात हो गई, जब लोकसभा बोल दे तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि राज्यसभा से भी आ रहे हैं, तो लोकसभा को तो फंडे खत्म हो गया। और जब लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात आ गई तो फिर पावर लोकसभा में थोड़ी ना रह गई, फिर पावर किसके पास में आ गई? पावर पहुंच गई प्रेसिडेंट के पास में,
क्योंकि यहां पर ऐसा थोड़ी ना कि लोकसभा से मेंबर आ रहे हैं बस ओनली लोकसभा यहां पर अपनी चलाएगा, तो प्रेसिडेंट की पावर होती है अपॉइंट करने की। तो यहां पे आप लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो गया और इनडायरेक्ट वे में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आप लोगों के लिए। तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए आंसर हो गया ओनली, जो कि पावर किसमें ज्यादा है? लोकसभा में है एज कंपेयर टू राज्यसभा। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखेंगे आराम से तो यहां पर भी डायरेक्ट कॉमन सेंस ही यूज हो सकती है। अगर आप डेली नॉर्मल तरीके से भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको हल्की सी भी नॉलेज है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके आराम से ले जाओगे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट फॉर्मल ऑथोरिटी इन इंडिया। तो आप लोगों को जब हाईएस्ट ऑथोरिटी की बात होती है, तो मैं पहले भी पता नहीं कितनी बार लेक्चर में रिपीट कर चुका हूं कि कोई भी काम अगर हमारी कंट्री में होता है तो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, पर लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट की बात आती है तो वो कौन है? यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात आती है। तो हाईएस्ट ऑथोरिटी आप लोगों ने सुना भी होगा, जब नाम आता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, उसको बोला जाता है प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री में। तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे काम किए जाते हैं। रबर स्टैंप बोला जाता है, वो मोहर मारने का काम करते हैं। पार्लियामेंट क्या करती है? लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होकर गया, प्रेसिडेंट के पास बस साइन होने के लिए जाता है। काम किसने किया? सारा पार्लियामेंट ने। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन वर्क करती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के हेड कौन है? यहां पर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर रबर स्टैंप का काम करते हैं, पर लेकिन सारा काम होता इन्हीं के नाम पर है। इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड ये मेंबर है। अगर देखा जाए तो जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड होते हैं, पर होते इलेक्टेड हैं, इसीलिए हमारे यहां पर रिपब्लिक हेड बोला जाता है कंट्री को। ठीक है, तो ये सारे भी कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेक्चर को अच्छे से सुनिए, क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। बस शांत दिमाग से सोचिए, खुले दिमाग से सोचिए, रटना कुछ भी नहीं है, एक सिंगल वर्ड भी, बस चीजों को समझना है। ओके, तो ये आप लोगों को पता चल गया। यहां पर कौन है? यहां पर प्रेसिडेंट हो गया। यहां पर सेकंड वाला जो यहां पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है माइंड में, और बहुत बार इससे गलत क्वेश्चन निकल के आता है। मतलब क्वेश्चन सही होता है पर आंसर गलत लगा के आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात चल रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट में से ही छोटा सा एक मिनिस्टर का तबका आप लोग बोल सकते हैं, इसको बाहर निकाल लिया जाता है हेड करने के लिए गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो छोटा सा एक आप लोग कुछ मेंबर्स बोल सकते हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट के ही मेंबर रहते हैं मैक्सिमम यहाँ पर। तो यहाँ पर बात क्या होती है? मैक्सिमम पार्लियामेंट के ही मेंबर रहते हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 6 महीने के लिए हम बाहर से भी मेंबर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का ही होना जरूरी है। 6 महीने के बाद पर उसको आना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, लोकसभा में या उसमें राज्यसभा में, या तो नॉमिनेटेड होकर आए या फिर कहीं से इलेक्शन होकर आए। तो इसीलिए मैक्सिमम बोला है मैंने। ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्ड अकाउंटेबल एंड कंट्रोल। अकाउंटेबल कौन और कंट्रोल कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? तो यहां पर पहला क्या दे रखा है? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों को लगता है कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऐसा काम करेंगे? क्यों? क्योंकि अगर राज्यसभा में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है निकल के, पर लेकिन इनको थोड़ी ना किसी को थोड़ी ना इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने के लिए जनता के सामने जाना है। ठीक है, तो इनको थोड़ी ना वो काम करता है। तो डायरेक्ट वे में इलेक्ट कौन होता है? डायरेक्ट वे में इलेक्ट होता है लोकसभा। तो लोकसभा को ही इनको आंसर देना होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती है उसमें क्वेश्चन आर भी है, उसमें 0 आर भी है, तो वहां पर जो बात आती है निकल के वो यही आती है निकल के, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आंसर देना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इस तरीके का काम प्रेसिडेंट को भी आप लोग नहीं बोल सकते, ये अपॉइंट करते हैं बस इनको। अकाउंटेबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की है, पर लेकिन जब इंडिविजुअल की बात की है तब आप प्रेसिडेंट को बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिविजुअल को अपॉइंट करता है। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल की बात की है, तो अकाउंटेबल आंसर किसको देना है? जनता को आंसर देना है। और जनता कहां से कनेक्टेड है? वह लोकसभा से कनेक्टेड। राज्यसभा इनडायरेक्ट वे में है, लोकसभा डायरेक्ट वे में है। तो लोकसभा से हमारा पूरा पावर निकल के आती है अगर देखा जाए तो। और मनी बिल की भी इसीलिए पावर लोकसभा को दे रखी है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो मनी की जो सारी पावर है वो जनता को दे रखी है, इनडायरेक्ट वे में लोकसभा को दे रखी है, पर देखा जाए तो जनता को पावर दे रखी है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के द्वारा ही जनता के जो नुमाइंदे हैं वो लोकसभा में जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं। तो ये आप लोगों को देखिए हर एक चीज कनेक्ट है बैकग्राउंड में जाके। अगर आप लोगों को पता चलेगा ना कि ये चीज हो क्यों रही है यहाँ पर, तो थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगी ऐसी पावर यहीं पर ही क्यों दे रखी है, राज्यसभा को ये पावर क्यों नहीं दे रखी है। तो वो सब आप लोगों को बैकग्राउंड में पता चलता चला जाएगा। ओके, तो लेक्चरों को अच्छे से सुने सारे। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज, क्या है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो अगर आप लोगों ने लेक्चर सुना है मेरा कंप्लीट, तो उसमें मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आर्टिकल 32 ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट है, मतलब ये फंडामेंटल राइट को ही फंडामेंटल प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए ये एक फंडामेंटल राइट से भी ऊपर है, मतलब फंडामेंटल राइट तो है ही, फंडामेंटल राइट का फंडामेंटल राइट है, तो इसको हम फंडामेंटल राइट ही बोलेंगे अगर देखा जाए तो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैंने आप लोगों ने जब लेक्चर सुना था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करें तो बी आर अंबेडकर जी के द्वारा मोस्ट डिस्कस पार्ट बोला गया था इसको। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर जब बैठे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब सेट हुई थी तो उसके द्वारा सबसे ज्यादा डिस्कस
करने वाला पार्ट था फंडामेंटल राइट था। सबसे ज्यादा टाइम फंडामेंटल राइट को लगा था, और फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए हैं, यूएसए में इनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। तो वहां से हमने इनको काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। पर लेकिन डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन में तो रख दिया, जब इनको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो इंप्लीमेंट इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा किया जाता है, जो कि आर्टिकल 32 में आती है सुप्रीम कोर्ट की पावर। हाई कोर्ट का आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो वो इसको इंप्लीमेंट करती है। तो फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल बनाने का काम कौन करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी करती है। तो क्या हो गया, ये फंडामेंटल राइट हो गया ये भी, ठीक है ना, क्योंकि राइट्स को राइट्स बनाने का काम यही कर रही है फंडामेंटल राइट के अंदर में। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो इसमें आंसर गलत लगा देते हैं आप लोग, तो इसको काफी अच्छे से याद रखना है। खासकर बी.आर. अंबेडकर जी की आप लोगों को जो स्टेटमेंट थी इससे रिलेटेड, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स को जो होता है, जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यही यूज किया जाता है फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब थोड़ा सा नॉर्मल इनमें भी डिफरेंस समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो राइट टू वोट है आप लोगों का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के सामने जब भी कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड आता है ना, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो राइट आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वो वोट डालने का, पर लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जेल में पड़ा हुआ है उसको राइट नहीं दिया जाता है वोट डालने के लिए, वो जेल में ही पड़ा रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि सारे कैदियों को छोड़ दिया जाता है कि आप लोग फंडामेंटल राइट है वोट डाल के आओ, किसी को वो राइट नहीं दिया जाता है। फंडामेंटल राइट होता है तो हर एक कैदी लाइन में लगा होता है वोट डालने के लिए, तो उनको वो राइट नहीं दिया जाता है, उनके राइट छीने जा सकता है। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। लीगल राइट क्या है? लीगल राइट एक ऐसा राइट होता है जिसको पार्लियामेंट लॉ के द्वारा इंप्लीमेंट करती है। जिस तरीके से आप लोग मनरेगा ले सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये राइट दिया गया, एक लीगल राइट बनाया गया इसको कि वर्क दिया जाए लोगों को, मिनिमम 100 डेज का तो दिया ही दिया जाए। तो ये एक हो गया लीगल राइट। और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो राइट दिया जाता है, वो कोई एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, अपना जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा पार्लियामेंट में उसको पास न करके अपना खुद से ही डिसीजन ले ले और उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाए, तो उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए लॉ को हम लोग बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव लॉ, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के बेस पर दी गई डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप लोग को इनमें पता होना चाहिए, डिफरेंस का पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है इन सब में। इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव टू एड द फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी, तो वो क्यों, किस रीजन से ऐड की गई थी? अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने ऐड की थी फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, तो सबसे पहली बात क्या थी कि फंडामेंटल राइट को मीनिंगफुल बनाने के लिए। क्यों भैया फंडामेंटल राइट को मीनिंगफुल क्यों बनाएगी? क्योंकि देखिए, जब आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने देखा कि दो चीजें होती हैं हर जगह, एक तो होता है व्हाइट, उसके अपोजिट में होता है ब्लैक, एक होता है दिन, अपोजिट में होता है उस अपोजिट में होता है रात, ठीक है ना, एक होता है सही, अपोजिट में होता है गलत। तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस तब समझ पाएंगे जब हमको राइट तो दे दिए हैं, पर लेकिन हमको देखिए, ये तो हमारे को राइट दे दिए हैं, पर लेकिन उसके अपोजिट में हमको वर्क भी तो करना है अपनी कंट्री के लिए। तो इनको समझाने के लिए कि राइट नहीं है आपके पास में, आपकी ड्यूटीज भी है कुछ, तो ये एक दूसरे से उस लिए है। ये तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोग जा सकते हैं, आपका हनन हो गया, पर लेकिन आपकी ड्यूटीज भी है यार, आप लोग सोसाइटी का पार्ट है, ये कंट्री हमारी कंट्री है। तो ऐसा थोड़ा ना कि आपको राइट ही राइट दिए जाएंगे, तो आपको ड्यूटीज भी हैं आपकी कि आपको ये ड्यूटीज फॉलो करके चलनी है। तो इससे फंडामेंटल राइट को मोर मीनिंगफुल बनाया गया है इसकी हेल्प से। आगे क्या है, चेक करने के लिए कि एंटी नेशनल की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, तो कुछ ऐसी चीजें भी मतलब चेक करने के लिए भी ये इसका यूज किया जाता है कि किस तरीके से, देखिए ड्यूटीज जो होती है ना, अगर कोई आदमी ड्यूटीज फॉलो करके नहीं चल रहा है, म्यूनमेंट को अपना सुरक्षित नहीं कर रहा है, तो काइंड ऑफ इस तरीके कोई भी ड्यूटी है, देखिए हमारी ड्यूटी बनती है हम अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको भी उसकी इंसल्ट ना करें किसी भी तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पर ड्यूटीज दे रखी हैं, ठीक है। हालांकि देखिए कई जगह इस तरीके की ड्यूटीज, जैसे यूएसए का मैंने जब लेक्चर ले रहा था उस टाइम पे बताया था, यूएसए में क्या है कि अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए फ्लैग को जला भी सकते हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ पर इसको नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है। तो ड्यूटीज पता होंगी, राइट का मैक्सिमम आदमियों को तो राइट का नहीं पता है, ड्यूटीज का क्या पता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लेक्चर को ना आप लोग सुनते हैं ना, अपने आसपास भी इनको शेयर किया कीजिए, बताया कीजिए अपने आसपास स्टूडेंटों को कि ये हमारी ड्यूटीज है। लेक्चर वैसे शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वीडियो शेयर कर देंगे तो वो, अगर आप नहीं समझा पा रहे तो वीडियो शेयर कर दीजिए, अगर आप समझाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसका आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश किया कीजिए, ओके। तो ये दोनों ही इसका पार्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए और बी दोनों बहुत आंसर हो गए इसके।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खासकर एसएससी और बात करूं बैंकिंग में तो, और यूपीएससी में पहले पूछा जाता था। अब इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि रिपीटेशन कम होता है यूपीएससी में, पर एसएससी में और बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है। तो पुराने क्वेश्चन पेपर भी आप लोग लगा के जाएंगे तो आराम से टैकल करके लेके चले जाएंगे उसको। यहां पर क्या बोला गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है ना। तो सोल किसको डिस्क्राइब किया जाता है यहां पर, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता के आया हूं। तो क्या है यहाँ पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, तो ये वाला है। ओके, इसके अलावा देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि देखिए हमारे यहाँ पर जब इमरजेंसी वगैरह लगती है तो कई सारे मैक्सिमम जो राइट्स हैं वो सब क्या कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन कुछ हैं जो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। तो वो कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, जिनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है कौन सा, ये होता है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये आप लोगों को याद रखना है, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। आखिर है क्या इसमें, ऐसा क्या है इन आर्टिकल में जो इनको सस्पेंड नहीं किया जाता। देखिए हम लोगों ने काफी अच्छे से, मतलब जब डिस्कस किया था इसको काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे के समझाया था। जो 20 वाला है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन। अगर आपको पकड़ के ले जाते हैं पुलिस तो उस टाइम पर, ठीक है ना, फॉर ऑफेंसेस पकड़ के ले जाते हैं तो वहां पर आप लोगों की प्रोटेक्ट करता है ये, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोनों मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से, देखिए फंडामेंटल राइट का अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो देखेंगे ना, कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, जितना टाइम मैंने फंडामेंटल राइट को डिस्कस करने में लिया है, पूरे यूट्यूब पे लेक्चर नहीं मिलेगा आप लोगों को जिसने इतने अच्छे से, मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके चीजों को बताया हो। वरना आप लोगों को दिखेगा एक घंटे में या मैक्सिमम 1.5 घंटे में पूरे फंडामेंटल राइट निपटाए गए हैं। पर लेकिन मैंने यहां पर तब से मुझे लग रहा है कि 3 से 3.5 का 4 घंटे हो चुके हैं फंडामेंटल राइट में ही। तो इतना सारा चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, तो लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन फिर से वैसे तो देखिए डायरेक्ट है, कई बार बता भी चुका हूं, पर लेकिन कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाए, फिर से क्वेश्चन मैंने डाला है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिवन द पावर टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंटेशन करने की पावर किसके पास में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो दी गई है, तो किसके पास में है, तो ऑल कोर्ट्स का एग्जांपल दे रखा है, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया को ये पावर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को दिख रहा है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को भी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट को भी पावर नहीं है। तो पावर किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में पावर है। अगर आपके राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्ट यहां पर कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, ये वाला आर्टिकल काफी डिस्कस किया गया और काफी न्यूज में भी रहा है ये, और इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर कंप्लीट लिया है 2 आर्टिकल डिस्कस करने में, 23 और 24 आर्टिकल डिस्कस करने में, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर बोला गया कि विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन न हो तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 24, जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाइल्ड लेबर भी यहीं पर ही निकल के आती है। चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको भी यहीं पर ही बात आती है कि उसको प्रोहिबिट करना है, हमको उसको रोकना है। तो जो कॉन्सेप्ट था वो भी इसी से निकल के आया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है निकल के। राइट टू प्रॉपर्टी जब स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट रखे गए थे, तो 7 फंडामेंटल राइट रखे गए थे, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, जो 7 फंडामेंटल राइट में से ओनली 6 फंडामेंटल राइट रह गए थे, और ये 7वां फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था। हटाया क्यों गया था, बकायदा सारी चीजें अच्छे से लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है, पूरा लेक्चर देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर उसको देखिए होगा। पर लेकिन यहां पर क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन क्या है, यहां पर जो हटाया गया था उस टाइम पर कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो गवर्नमेंट रूल कर रही थी मोरारजी देसाई की। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट। तो ये तो इससे तो आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। तो पार्ट 3 आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि पार्ट 1 किससे रिलेटेड है और पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पार्ट 4 है ये डीपीएसपी से, ये मैंने खुद बता दिया है, ठीक है। तो 2 पढ़ा चुका हूं, ये आप लोगों को बताना है किस किस पोर्शन से रिलेटेड है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है फंडामेंटल राइट का, उसे जल्दी ही निपटाता हूं मैं, फिर आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर हम अच्छे से डीपीएसपी को कवर करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इस तरीके से हम अपना पोर्शन अच्छे से कवर करके चलेंगे। अगर कुछ भी पोर्शन, कोई भी जरा सा भी पोर्शन कहीं समझ में नहीं आता, आप लोगों को कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोगों को जब भी लेक्चर में कहीं पे उससे रिलेटेड जिक्र आएगा वहां पे क्लियर करूंगा, या फिर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। जिस तरीके से मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं आप लोगों के डाउट से रिलेटेड, जब लेक्चर आया था आप लोगों का कि स्टैच्यूरी बॉडी जो होती है उनमें और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने कंप्लीट एक लेक्चर लिया था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जिनको भी डाउट है उससे रिलेटेड। तो इस तरीके से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जो भी डाउट आप लोगों का रहता है, और मैक्सिमम देखा करूंगा अगर
मैं पेपर जो है देखिए हर वीक में चीज़ें हो पाना इस तरीके से मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि पेपर को हर वीक में किया जाए, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बेटर रहेगा। तो कुछ तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि चैप्टर के लास्ट में जो सा चैप्टर पढ़ाता हूँ ना उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन डाल दिया करूँ हर चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, उसी से रिलेटेड, और कुछ पुराने वाला जो चैप्टर कवर कर चुका हूँ उससे रिलेटेड। फिर जो टेस्ट है वो या तो हम 15 दिन में रख लेंगे या फिर 1 महीने में रख लेंगे। इससे डे बाय डे कुछ क्वेश्चन तो कम से कम डिस्कस होते रहेंगे। देखिए पढ़ना एक साइड में अपनी जगह सही है, पर लेकिन जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस नहीं होते ना तब तक माइंड में क्लैरिटी नहीं आती उससे रिलेटेड। तो मैं क्वेश्चन आजकल ज़्यादा डिस्कस कर नहीं पा रहा था, पर लेकिन वही सोच रहा हूँ मैं कि हर एक लेक्चर के बाद में 7 से 8 या 10 क्वेश्चन, मतलब 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन रखा करूंगा, और बाद में फिर एक टेस्ट हो जाया करेगा, और सैटरडे में भी सोच रहा हूँ कि लेक्चर हो जाया करे, जिससे कि कोर्स थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ने लगे। ठीक है, बाकी का आप लोग नीचे सजेशन करते रहिए, देखिए जितना मेरे से हो सकेगा मैं इंप्लीमेंट करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा। साथ बनाए रखिए, इंजॉय कीजिए, और जो समझ में आता है दूसरों को पढ़ा दिया कीजिए और चीज़ों को शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अपने आसपास पानी को सेव कीजिए और पेड़ भी सेव कीजिए और सफाई रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।